दोस्तों नमस्कार। समूची बिसात ही बदल गई। किसी ने सोचा नहीं था एक ऐसी बिसात जिस पर 2047 का विकसित भारत खड़ा होगा। एक ऐसी बिसात जो दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बना देगी। एक ऐसी बिसात जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया को चकाचौंध भारत आने वाले वक्त में कर देगा। एक ऐसी बिसात जहां पर दुनिया में जितनी बड़ी तादाद में भूखमरी क्यों ना हो, उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में भारत में मुफ्त अनाज भी बांटा जाएगा और लाभार्थियों की तादाद भी करोड़ों में होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसी बिसात पलट जाएगी जिसमें राज्य दर राज्य सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फार्मूला चलेगा जिसमें वोटों के ध्रुवीकरण करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और राजनीतिक तौर पर बीजेपी की यह बिसात राज्य दर राज्य न सिर्फ जीत दिलाती चली जाएगी बल्कि 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक तमाम उपलब्धियां या जो भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी गई, वह आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते परिस्थितियां न सिर्फ उलट दिखाई देने लगी बल्कि जो पहले दो तीन चरणों के भीतर ही यह समझ में आने लगा कि दरअसल वह बिसात चल नहीं रही है। तो ऐसे में मुद्दे गायब हो गए। ऐसे में निशाने पर कांग्रेस आई। ऐसे में निशाने पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया। ऐसे में विपक्ष का कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है वह भी निकल कर आया। और होते होते बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से निकलकर बात शहजादे तक नहीं गई बल्कि इस देश के नागरिकों को बकायदा प्रधानमंत्री ने चेताना शुरू कर दिया और इस देश के मुस्लिमों को घुसपैठिया बताने में कोताही बरती नहीं। राजनीतिक तौर पर क्या यह हार बीजेपी की हो चुकी है? राजनीतिक तौर पर क्या 10 बरस में पहली बार प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं कि उनकी हार इस बार हो रही है? या इस दौर में लगातार बीजेपी के चाणक्य रहे अमित शाह, जो राज्य दर राज्य जिस बिसात पर खड़े थे और जिस आकलन के साथ उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया और उसके केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखा, वो सब कुछ डगमगाने लगा। और डगमगाने की वजह बीजेपी के भीतर का शोर नहीं बल्कि दूसरी तरफ खड़े राहुल गांधी ने इस दौर में चुनावी परिभाषा ही बदल डाली और एक ऐसी परिभाषा को गढ़ दिया जो धीरे धीरे हर चुनावी चरण के साथ बड़ी होती चली गई। और उसके सामने बीजेपी के लिए कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं जहां पर वो कह सके कि वह अगर सत्ता में आएगी तो किस तरीके की भारत की सोच उसके जहन में है वह रखेगी। क्योंकि हर चुनाव प्रचार के वक्त में भारत के अपने संप्रभुता और यहां के जो सेकुलरिज्म है उसकी धज्जियां उड़ती हुई इस देश ने देखा। चुनाव आयोग ने आंखों पर पट्टी बांधी, यह भी देखा। इस देश के भीतर में पहली बार यह भी महसूस किया गया कि चुनाव जीतने के लिए वाकई साम दाम दंड भेद में लोकतंत्र के पहरे ही शामिल हो जाते हैं। यह परिस्थिति बिल्कुल नायाब थी और शायद यही वजह है कि अब आखिरी के दो चरणों में 114 सीटें बची हैं। इन 114 में से बीजेपी ने अपने बूते 2019 में 65 सीटें जीती थी और सहयोगी यानी एनडीए को मिला दीजिएगा तो 75 सीट एनडीए ने जीती थी। सवाल यह है कि अगर 303 का आंकड़ा है और उसमें इन 65 सीटों की कोई महत्ता है तो एक बात तो अभी से साफ हो गई, बहुमत में आने की स्थिति गायब हो चुकी है। अब सवाल बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल का है, खास तौर से उन जगहों पर जहां पिछली बार खूब सीट बीजेपी को मिली थी, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली खास तौर से है। अगले चरण में यानी 2 दिनों के बाद वोटिंग जहां बंगाल में होनी है, जिन 8 सीटों पर होनी है, वहां भी 5 सीट बीजेपी ने जीती थी। आखिरी चरण में कोई सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी, सभी सीटों पर ममता बनर्जी को जीत मिली थी। इसीलिए बंगाल के भीतर इस आखिरी चरण से ऐन पहले बंगाल में क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो रहा है, कौन सी खबरें टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, उस स्क्रीन के जरिए किस तरीके की बहस हो रही है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने इस दौर में रेंग रहा होगा। वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो संदेश खाली का मुद्दा हो सकता है, वो नोटों की गड्डियों का मामला भी हो सकता है, वो इस दौर में ओबीसी
कि जो सर्टिफिकेट है उनको रद्द करने का मामला भी हो सकता है, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, अगर 2019 में जीती गई 65 सीटों में से कितनी सीट बीजेपी बचा सकेगी, दरअसल उसका पैमाना यही रहा। और यह एक ऐसी बिसात थी जिसमें मान लिया गया कि हर सीट दर सीट इस दौर में बीजेपी के चाणक्य ने अपनी बिसात को बिछाया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर कोई टकराने को तैयार नहीं, बल्कि राजनीति को ही एक नई परिभाषा में गढ़ते हुए राहुल गांधी ने पहली बार मंडल की राजनीति या फिर जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति या फिर इन दोनों से हटकर भारत के भीतर वामपंथियों की कौन सी कमजोर स्थिति थी और समाजवाद कहां चूक रहा था, इन तमाम बातों का लब्बो लुबाब जिस तरीके से संविधान बचाने को लेकर रखा गया, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और भारतीय समाज के भीतर लगातार इन बातों को लेकर खलबली मची रही कि आखिर में वाकई इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज यह 90% है और यह मेन स्ट्रीम में कोई फैसला लेते नहीं है, तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब सामान्य तौर पर मंडल की राजनीति में खोजा जा रहा था। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने जब खुले तौर पर इस बात का ऐलान करना शुरू किया कि आखिर जिस 90% का वो जिक्र करते हैं उनके लिए इस देश में कानून ही अलग है, इसका जवाब कौन देगा? इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी या ओबीसी का बड़ा तबका गायब है, इसका जवाब कौन देगा? उनके बारे में जो फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों के मद्देनजर वह तबका कैसे फैसला ले सकता है जो जानता ही नहीं है कि उस तबके के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं? जाहिर है कोई भी कहेगा यह चुनावी भाषण हो नहीं सकता है, लेकिन पहली बार बिसात इसलिए डगमगाई क्योंकि जनता अपने मुद्दों के आसरे खड़ी हुई और जनता को उस राजनीतिक समझ को स्वीकार करने में दिक्कत हुई नहीं कि वो जिस राजनीतिक जमीन पर खड़ी है उसमें वो हर 5 बरस के बाद एक नेता तो चुन लेगी, लेकिन अपने अनुकूल परिस्थितियां कभी बना नहीं पाएगी। और इसको बाखूबी तौर से पहली बार कल जब चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन राहुल गांधी कर रहे थे तो उन्होंने समाज के उसी तबके को शायद ये पाठ पढ़ाने की कोशिश की। आप खड़े कहां हैं, जरा ये समझ लीजिए। नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट है, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है, और दो अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। ये वाकई बड़ा सवाल है। मायावती करप्ट है लेकिन नवीन पटनायक करप्ट नहीं है। लालू यादव करप्ट हैं लेकिन चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे वो करप्ट नहीं है। इस देश के भीतर में मनरेगा के मजदूरों की लाइन सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से कहीं ज्यादा घिरी हुई है। इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रम खत्म कर दिए गए जहां पर सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ गई। इस देश के भीतर में सेना में शामिल होने वाले नवयुवकों के पास संकट गहरा गया। यानी स्टेट यानी राज्य यानी सत्ता ने और खासतौर से मोदी काल में मोदी सरकार ने अपने हाथ और अपनी जिम्मेदारी दोनों खींच ली। सामान्य तौर पर कोई भी कहेगा यह तो पठन पाठन की चीज है, इसका उस चुनाव से क्या लेना देना जहां एक एक सीट पर बीजेपी बिसात बिछाकर चल रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस दौर में दिल्ली में जो बड़ी तादाद उत्तर भारतीयों की आती है या देश के अलग अलग हिस्सों में से आती है, वह नौकरी की खोज में आती है। और जब कोविड काल में प्रवासी मजदूरों के सामने संकट आया था तो उसने इस संकट को बाखूबी देखा था
और इस संकट को देखते समझते हुए वो जान गई थी कि किस तरीके से सत्ता फेल हो चली है। और इन्हीं परिस्थितियों को जरा सा आप आगे बढ़ा दीजिए और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की जमीन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर यही बड़ा संकट है। जिस तबके से आरक्षण की खोज हो रही है, उस तबके के सामने नौकरी का संकट है और नौकरी दे पाने की स्थिति में सरकार सत्ता है ही नहीं। तो अपनी भागीदारी और अपने जुड़े सवालों का जवाब उन्हें कहां मिलेगा? और राजनीतिक तौर पर अगर राहुल गांधी इन बातों का जिक्र करते करते उस तबके की जड़ों को हिला रहे हैं, तो एक क्षण के लिए बाकी बचे दो चरणों की परिस्थिति को एक झटके में जरा समझ लीजिए। यह इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि अगले चरण में जो अब 2 दिनों का जहां चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अगर उसको और इसके बाद 1 तारीख को जहां वोटिंग होनी है, दोनों फेजेस में 57 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी कुल 114 सीट। पहले 57 सीटों में यानी 2 दिनों के बाद जहां वोटिंग होनी है, उस 57 में से 40 सीट बीजेपी जीती, 5 सीट उसके सहयोगी जीते, यानी 57 में से 45 एनडीए जीती। इंडिया के पास महज 4 सीट और बाकी अदर्स के हिस्से में 8 सीट। उसके बाद के चरण में 57 सीटों में बीजेपी 25 सीट जीती, 5 सीट उसके सहयोगी यानी एनडीए 30 सीट जीती। इंडिया के हिस्से में 19 सीट आई, इसमें बड़ा चंक ममता बनर्जी का है, जो आखिरी चरण के सभी सीटों पर टीएमसी जीती थी, और अदर्स के हिस्से में 8 आए। अब यहां पर असल खेल शुरू होता है कि जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, अगर आप उसको परखना शुरू करें उत्तर प्रदेश के भीतर में, पहले चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, और उसके बाद और पूर्व में चले जाइए और वहां पर जो आखिरी चरण में होना है उसमें बनारस भी है, मिर्जापुर भी है, वहां पर चंदौली, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, इस पूरी पट्टी को अगर परखिएगा, सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर यहीं पर हैं। जिन जातियों से ये प्रवासी मजदूर निकलते हैं, वो जातियों को अधिकार मिलना चाहिए, यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर इसका जवाब उनके अपने नेताओं को टिकट देकर या उनके वोट को लेने के लिए उनके हक की बात कर कर बीजेपी ने यही बिसात अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत बिछाई। लेकिन जब एक चेहरे के इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी राजनीति सिमट गई और सरकार की पूरी सरकारीकरण सिमट गया, ऐसे में किसी मंत्री का, किसी सांसद का, किसी विधायक का क्या महत्ता बचेगी? और यहीं पर जातियां रूठने लगी और यह मैसेज आया कि कहीं पर अगर राजपूत रूठ गए हैं तो वो कहां शिफ्ट होंगे? कहीं पर मायावती को अगर धमकाया गया तो फिर वो कहां शिफ्ट होंगे? उनको ये लग रहा होगा दलित वोट को हम कहां जाएं, वो कहां शिफ्ट होंगे? इस दौर में चाहे कुर्मी वोटर रहा हो या ओबीसी जातियों की पूरी फहरिस्त को देखिए, उसका वोटर रहा हो, सवाल उनके सामने सबसे बड़ा था कि मौजूदा वक्त में जो सत्ता सियासत जिस बिसात को बिछा रही है, उसमें वो सिवाय वोटर के और वोट देते वक्त उसको कुछ लाभ मिल जाए या वोट देने के बाद उसके अनुकूल शायद कुछ हो जाए, इससे हटकर कुछ नहीं था। यहां पर एक नई बिसात राहुल गांधी ने बिछाई, और यह बिसात दिल्ली हो जहां केजरीवाल साथ में है, यह बिसात चाहे उत्तर प्रदेश में हो जहां अखिलेश यादव साथ में हो, अगर इस राजनीति में चेहरा और विचार राहुल गांधी का रेंगने लगा तो पूरा संगठन, चाहे दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी का हो या उत्तर प्रदेश में अपने तौर पर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का हो, यही स्थिति बिहार के भीतर आरजेडी के संगठन के साथ रही। यहां आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने अलग सियासत जरूर साधी और राजनीतिक तौर पर अपनी बिसात उन्होंने अलग जरूर बिछाई। लेकिन अब आखिरी 2 चरण के हिस्से में अगर आप जाइएगा तो सिर्फ 2 दिनों के बाद जो बंगाल में जिन जगहों पर वोटिंग होनी है, उसमें मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर और झारग्राम 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावे 3 सीट जो तमलुक, कांधी और घाटल है, वह टीएमसी जीती थी। और आखिरी चरण में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, वो 9 की 9 सीट पिछली बार टीएमसी जीती यानी ममता बनर्जी जीती थी। वो जयनगर है, बशीरहाट है, बरासात है, मथुरापुर है, डायमंड हार्बर है, जाधवपुर है, कोलकाता दक्षिण है, कोलकाता उत्तर, तमाम सीटों पर ममता बनर्जी जीती थी।
राजनीतिक तौर पर ममता बंगाल के भीतर मोदी का विकल्प है। राष्ट्रीय तौर पर मोदी का विकल्प ममता नहीं है, लेकिन बंगाल के भीतर में ममता मोदी का विकल्प है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के भीतर मोदी का विकल्प नहीं है, लेकिन वह दिल्ली में सत्ता परिवर्तन में उस इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं, जहां पर वह परिवर्तन के रास्ते अपने आने वाले दिनों को भी देख रहे हैं। और यही स्थिति कमोवेश अब अरविंद केजरीवाल की है। इसीलिए वो कहने से चूक नहीं रहे, हम सत्ता में आए तो ये हमारी गारंटियां हैं, इसको हम पूरा कर देंगे। यानी एक बिल्कुल नई राजनीतिक लकीर इस दौर में जब राहुल गांधी खींच रहे थे, तो उस बिसात का जवाब देने के लिए राजनीतिक तौर पर अमित शाह ने राज्यवार कोई बिसात बिछाई ही नहीं। और यह बिसात कमजोर होते होते कहां पर पहुंच गई, यह सिर्फ मटन और मंगलसूत्र तक का मसला नहीं है। हमें लगता है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसको सुनकर आपको महसूस होगा कि दरअसल राजनीति का यह मिजाज किसी भी सत्ताधारी पार्टी के अनुकूल कैसे हो सकता है, और खास तौर से तब जब दूसरी तरफ इस देश के भीतर एक नई दृष्टि लाने की सोच के साथ राहुल गांधी समूची राजनीति के ही ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में लगे हुए हो। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे, और इसमें तो इनकी महारत है। यह उत्तर प्रदेश में दिए गए एक रैली के भाषण का हिस्सा है। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में अब जो 27 सीटें बची हैं, वहां की 20 सीटों पर 18 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर अपना दल, यानी 27 में से 20 सीट एनडीए के कब्जे में रही। और यही परिस्थिति बिहार के भीतर देखिएगा तो बिहार की 16 सीटें जो बची हुई हैं, उसमें से 9 सीट बीजेपी जीती और 7 सीटों पर अपने तरीके से कब्जा वहां पर एनडीए गठबंधन ने मिलकर कर लिया। यानी इन 16 सीटों के मद्देनजर अगला सवाल यह भी होगा कि अगर 16 की 16 सीट क्या दोबारा बीजेपी जीत सकती है? 27 में से क्या 20 सीट एनडीए उत्तर प्रदेश में जीत सकती है? खास तौर से राजनीति के उस मिजाज में जो पहली बार मंडल की राजनीति से आगे निकलकर वामपंथी सोच को भी समेटा हुआ है और समाजवादी सोच को भी साथ में लिए हुए है। यानी उसमें जेपी का मिश्रण भी है, उसमें लोहिया का मिश्रण भी है। राजनीतिक तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश और खास तौर से वहां के युवा जातीय संघर्ष के दौर में जितने सक्रिय दिखाई दिए हैं, अगर उसको इस चुनाव में तब्दील कर दिया जाए तो फिर जान जाइए कि लगभग इस चुनाव में 25% वोट, यानी हर चौथा वोट इस दौर में सवाल किसी दूसरे से नहीं बल्कि मोदी सरकार से कर रहा है, बीजेपी से कर रहा है, और इस सवाल का जवाब उसको मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ सत्ता में आने के बाद कौन सी परिस्थितियां और कैसे मुख्यधारा में उन्हें शामिल किया जाएगा, इसको लेकर राहुल गांधी बता रहे हैं। तो राज्य दर राज्य की परिस्थितियों के भीतर एक सच और समझना होगा। दरअसल बचे हुए जो 4-5 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, खास तौर से पंजाब, खास तौर से पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के जरिए जो कुछ किसानों ने देखा, उसके बाद क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा की 10 में से 10 सीट बीजेपी जीत सकती है? क्या यह कल्पना की जा सकती है कि जिन 2 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वह सीटें वो बचा पाएगी? वो गुरदासपुर और होशियारपुर की सीट है, वो बच पाएगी? क्या यह कल्पना वाकई किया जा सकता है कि किसानों के आंदोलन के बाद जब हरियाणा और पंजाब में बीजेपी के उम्मीदवारों को गांव-गांव में
घुसने ना दिया जा रहा हो तो राजनीतिक परिणाम क्या सिर्फ मोदी चेहरे के आसरे होगा? या फिर इससे हटकर एक सवाल और है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां चुनावी तौर पर कभी भी लीड नहीं करती है। पहली बार भारत की राजनीति में चुनाव प्रचार के दौर में ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां आगे आगे चल रही है और राजनीति को उसके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। और शायद इसीलिए पहली बार जो भाषण है वो कितना कमजोर हुआ है और उस भाषण को भी अपने तौर पर राजनीतिक हथियार कौन कैसे किस रूप में बना रहा है यह खुले तौर पर अब नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे तो लगता है अवतारित हूं मैं और मुझे कुछ काम सौंपा गया है करने के लिए। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया और उछाला और कहा कि क्या यह संभव है इस देश के भीतर कोई व्यक्ति कहे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं 21वीं सदी में? क्या यह संभव है? मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो, और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। असल में इस चुनाव ने भारत के ढहते हुए संस्थानों की असल तस्वीर भी दिखा डाली। सीधे कहें तो उसका मुखौटा उतर गया। ऐसे संस्थान जिन पर लोकतंत्र की रक्षा का भार है। और ऐसे में सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं है, सवाल तो इस देश के भीतर चुनाव आयोग का भी इस दौर में आया जिसको लेकर कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर उस अर्थशास्त्र को आप आखिर में देखना समझना चाहते हैं कि चुनाव में क्या वाकई इतना बड़ा असर पड़ सकता है, तो एक आंकड़ा अपने जहन में और रख लीजिए। 2019 में 40 सीट लोकसभा की बीजेपी ने जो जीती थी वो 50,000 वोट से कम की जीती थी और 77 सीट ऐसी थी जो कि 1 लाख वोट से कम के आकलन के तहत उसने जीती थी। और इस दौर में 1 करोड़ से ज्यादा के वोट की हेराफेरी का आरोप लगातार लग रहा है और 17C फॉर्म को लेकर बवाल देश के भीतर मचा हुआ है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई जिस राजनीतिक बिसात को पारंपरिक राजनीति के तहत अमित शाह ने 2014 में बिछाया, 2019 में बिछाया, 2024 में वह फेल इसलिए हो गया क्योंकि दूसरी तरफ इस देश ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए एक बदलती हुई कांग्रेस को देखा और बदलते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को देखा। और इस देश के भीतर में यह पहली राजनीतिक यात्रा ऐसी रही जिसने वोट नहीं मांगे, जिसने राजनीति के धर्म को इस देश का सबसे बड़ा धर्म नहीं करार दे दिया, बल्कि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के भीतर से उस राजनीति को जन्म देने की कोशिश शुरू कर दी। और उस कोशिश का असर उन तमाम राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द टटोला जाने लगा जिसने इस देश में इससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम को बदला था। वो चाहे मंडल हो, चाहे कमंडल हो, चाहे धर्म के आश्रय वोटरों का ध्रुवीकरण हो, चाहे जाति के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग का खेल हो, सारी परिस्थितियों को एक झटके में इस चुनाव के भीतर बदल दिया गया। और इसीलिए सत्ता जब हल्की बात करती है तो लोग समझ जाते हैं ये इतना हल्का तो नहीं जिसे हवा में उड़ा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।